डिम्पी की शादी अमित से होती। उसकी सास बेला एक विधवा औरत होती है। कुछ सालों पहले ही बेला के पति का देहांत हो चुका था, जिसके बाद से बेला अपने जीवन में बिल्कुल अकेली होती है। एक दिन डिम्पी देखती है कि बेला स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है और प्यार से गाना गाती है। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस में मोहब्बत ये जानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। ये बुढ़िया इतने लजीज पकवान किसके लिए बना रही है, और वो भी 90s के पुराने गाने गाकर। कुछ तो माजरा है। चलो, सारा खाना पैक कर दिया है, अब जाकर उन्हें प्यार से खाना खिलाऊंगी। हाय दैया, माँ जी किसके लिए इतना सब ले जा रही हैं? ये उन्हें किसे खिलाने वाली हैं? डिम्पी बेला का पीछा करती है, तभी उसे अचानक से उसके पति का कॉल आ जाता है। हाँ पंकज, भौंको जल्दी, क्या हुआ? अरे बेबी, माँ घर पे नहीं है, इसलिए अभी तो पूरा घर हमारी सुहागरात का बेडरूम हो गया। अरे चलो ना, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हैं। प्लीज जल्दी आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए एक हॉट सी नाइटी भी लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ, लेकिन अरे लेकिन सब कुछ क्या, तेल लेने और पेट्रोल लेने। अरे तुम बस जल्दी से आ जाओ, वरना मेरे यहाँ बदन की आग इतनी बढ़ जाएगी कि मैं जल के राख हो जाऊंगा। अरे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा बेबी, जल्दी आ जाओ। ओके बाबा, ठीक है, आ रही हूँ। डिम्पी इस बार बेला का पीछा नहीं कर पाती और घर आकर पंकज संग रोमांस करती है। लेकिन अगली रात डिम्पी देखती है कि उसकी सास बेला आंगन के झूलों पर बैठकर किसी से हंस के और मुस्कुराकर बातें कर रही होती है। डिम्पी को शक हो जाता है। अब तो मुझे पक्का डाउट हो गया है कि माँ जी का अफेयर चल रहा है। अगले दिन डिम्पी फिर से बेला का पीछा करती है। तभी वो पार्क में बेला को डिम्पी के पापा ब्रिजमोहन संग रोमांस करते हुए देखती है। नहीं, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे पापा और माँ जी, इन दोनों का लफड़ा चल रहा है। ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। नहीं। डिम्पी जैसे ही उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने जाती है, तभी उसके पीछे जंगल के कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनके डर से वो घर की तरफ भागने लगती है। नहीं, बचाओ मम्मी। रात में डिम्पी बहुत उदास होती है। माँ जी को भी मेरे पापा ही मिले थे क्या? और पापा, उन्हें भी कोई शर्म नहीं है? वो मम्मी को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। नहीं, मुझे ये बात पंकज को बतानी होगी और कल पापा और माँ जी को रंगे हाथों पकड़ना होगा और दोनों की बैंड बजानी होगी। डिम्पी जाकर पंकज को सब कुछ बताती है और ये सब सुनकर पंकज भी चौंक जाता है। क्या? अरे तुम ये क्या कर रही हो डिम्पी? माँ को आज आके ससुर जी मिले क्या? अरे ये सब क्या स्यापा है, मेरा दिमाग चकरा जाएगा डिम्पी। पंकज, हमें कल उन दोनों को रेड हैंड पकड़ना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, हमें उसे रोकना होगा। यस डिम्पी डार्लिंग। डिम्पी और पंकज दोनों अगले दिन बेला का पार्क तक पीछा करते हैं। तभी वो उसे और डिम्पी के पापा को पार्क में एक साथ गोला खाते हुए रोमांटिकली नाचते देखते हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अरे अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा देखा, मैंने कहा था ना तुमसे पंकज, तुम्हारी बैल बुद्धि बा मेरे पापा के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ा रही हैं। देखो, निर्लज कहीं की। हाँ तो तुम्हारा बाप भी कोई दूध का धुला नहीं है। बुढ़ाऊ को इस उम्र में भी जवानी का चस्का चढ़ा हुआ है। खरक की दुकान। माइंड योर लैंग्वेज पंकज। अरे तुम भी तो अपनी लैंग्वेज को माइंड करो, सिर्फ मुझसे ही मत कहो, समझी ना? हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं यार? रुको, मैं अभी माँ को फोन करती हूँ और पापा की काली करतूतों के बारे में बताती हूँ। डिम्पी अपनी माँ को फोन करती है और तभी उसके पिता ब्रिजमोहन फोन उठाते हैं। हाँ डिम्पी बिटिया, बोलो कैसे कॉल किया? सब कुशल मंगल तो है। दरअसल तुम्हारी मम्मी जरा रसोड़े में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तल रही हैं। आ जाओ खाने। ओ तेरी, आप घर पर ही हो? तो यहाँ कौन है? मतलब ये तुम क्या बोल रहे? वो कुछ नहीं पापा, आती हूँ बाद में मैं, बाय। डिम्पी और पंकज हैरान हो जाते हैं। तभी बेला उन दोनों को देख लेती है और वो अपने बॉयफ्रेंड मनोहर के साथ उनके पास आती है। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों को एक ना एक दिन ये राज तो पता चल ही जाएगा। दरअसल ये मनोहर जी हैं, कंफ्यूज मत होना। ये बस समधी जी की तरह दिखते हैं, उनके हमशक्ल हैं। इनका और मेरी शादी के पहले से प्यार था, पर इनकी शादी हो गई और मेरी भी हो गई। लेकिन अब मैं विधवा हूँ और इनकी बीवी भी नहीं रही और इसलिए हम दोनों फिर से एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर लो बच्चों।
हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और फिर डिम्पी अपनी सास बेला और मनोहर की शादी कराती है। रमा और जया दोनों देवरानी जेठानी थी। रमा की देवरानी बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और वर्किंग लेडी थी, वहीं रमा एक हाउसवाइफ थी। जया घर, ऑफिस और अपनी पर्सनल लाइफ बड़े ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। वहीं रमा की लाइफ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक दिन, माँ जी मैंने सारा काम कर दिया है, बस सोनी को संभाल लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बहू, तू आराम से जा, काम रहने देती। रमा तो घर में ही रहती है, वो कर देती। क्यों रमा? हाँ जया, माँ सही कह रही हैं। कोई ना, मैं नहीं चाहती कि देवरानी के रहते जेठानी काम करे। चलो मैं जाती हूँ। फिर जया ऑफिस चली जाती है। जया का हर चीज में परफेक्ट होने के कारण सास का ज्यादा प्यार और अटेंशन जया को ही मिलता था। बड़ी बहू देख, जया तेरे बाद घर आई है और उसने सब कुछ कितने अच्छी तरीके से संभाल रखा है। तेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तू तो जॉब भी नहीं करती, अब तो बच्चा कर ले। माँ जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेबी होना ना होना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। और मेरे पति की इतनी अच्छी कमाई भी नहीं है कि डॉक्टर से महंगा इलाज करा सके। तू तो रहने ही दे, तेरे से कुछ ना होगा। मेरी जया बहू ही सबसे बढ़िया है, कमाती भी है, बच्चा भी संभालती है। एक परफेक्ट बहू और एक परफेक्ट बीवी है। तू तो बांझ ही बनकर रह गई है, कुछ ना होता तेरे से तो। रमा को सास की बातें बहुत बुरी लगती है और घर में सभी के मुंह से जया की तारीफ सुन सुनकर अब रमा को जया से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। और रमा मन ही मन ये सोचती है कि अब वो जया के साथ कुछ बहुत ही बुरा करेगी। बहू, ये घर में नींबू मिर्ची किसने फेंका? पता नहीं माँ जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टोटके का है। पता नहीं, फेंक इसे बाहर। वही रमा आधी रात में जया के कमरे में जाके उसके बाल कट करके ले आती है। अखुन आमी ईटा उपभोग करबो। फिर रमा अपने कमरे में जाके काला जादू करने लगती है। वहीं अगले दिन, माँ जी ये देखो, किसी ने मेरे बाल काट दिए हैं। ऐसा कौन कर सकता है बेटा? पता नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। तभी अचानक से जया को खून की उल्टी होने लगती है। बहू बहू, तुझे क्या हो रहा है? रमा मदद कर इसे हॉस्पिटल ले चलने में। जी माँ जी। फिर दोनों सास बहू जया को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर जया का चेकअप करता है और कुछ दवा देता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? आपकी बहू की बीमारी हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इन्हें बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत है। मैंने इन्हें सारी दवा दे दी है। इसके बाद सास बहू को घर ले आती है, लेकिन जया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगती है और सोनी और जया की सास दोनों ही उसके लिए बहुत चिंतित होती है। वहीं जया को आए दिन खून की उल्टी होती रहती है। ये देखकर रमा को बड़ा मजा आता है। ईका रक्त बोमी करते देखे अमार भालो लगे। मेरा बस चले तो इसे खून की उल्टियाँ करवा कर ही मार दूं। माँ जी आप चिंता ना करें, देवरानी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तू तो दूर ही रह बांझ, सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे मेरी जया बहू की खुशी देखी नहीं जाती ना, इसलिए तू ये सब कर रही है। रमा को सास के बोल बहुत ही बुरे लगते हैं। वहीं उस दिन रात में रमा सास का एक पुतला बनाकर आधी रात को दिया लेके बीच चौराहे के लिए निकल पड़ती है। ये जेठानी जी आधी रात में कहाँ जा रही हैं? फिर जब जया रमा का पीछा करती है तो देखती है कि रमा बीच चौराहे पे जाके अपनी सास का नाम लेके गुड़िया पर मंत्र फूंक रही है। इहा पुतले अमार ससुरी आत्मा आसो, ओम भट स्वाहा। दीदी आप ये क्या कर रही हो और माँ जी की आत्मा को इस पुतले में क्यों कैद कर रही हो? तुम ही एखन तेरे चले जाओ, वरना आमी तुम्हाके मारी फेलबे। चली जाओ। तभी रमा जया के बाल पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। तेरी वजह से ही मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं बांझ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी जैसी हर चीज में अच्छी नहीं हूँ। हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। तभी जया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वाले वहां पे आ जाते हैं और रमा को चुड़ैल समझने लगते हैं। ये काला जादू करने वाली चुड़ैल है, इसे मार दो। अरे जल्दी से इसे मार दो। अरे ये सब क्या हो रहा है? चुड़ैल इसे छोड़ दे, वरना हम तुझे जिंदा जला डालेंगे। फिर सभी जया को रमा के चंगों से छुड़ाकर रमा को बंदी बना लेते हैं। हमारे के छोड़ी दो, हमारी के चले जाबो, छोड़ो हमारे को।
छोड़ दो इसे, ये मेरी बहू रमा है। इसे रात में चलने की बुरी आदत है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो इसे बेड से बांध कर सुलाया करो, आज ये बहू आपकी ही जान ले लेती। अजीब लोगों। फिर सास दोनों बहुओं को घर लेके आती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज मैं आपकी और जया के खून की प्यासी थी और आप लोगों ने ही मुझे गांव वालों से बचाया। मेरी ही मती मारी गई थी। मैं अपने मैके वालों के बहकावे में आके आप लोगों पर काला जादू करने चली थी। बहू तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और जया बहू में बहुत भेदभाव किया है, इसलिए तू ये सब करने पर मजबूर हुई। वहीं अब रमा भी ससुराल में ढंग से रहने लगती है।